नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी और इसी के साथ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून से सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विनियमों की मंजूरी और संबंधित कर्मियों के प्रशिक्षण सहित यूसीसी लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कानून के लागू हो जाने से अनुसूचित जनजातियों के अलावा उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार सहित व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दल धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। पार्टियों ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार कर रहे हैं चुनाव प्रचार। सभी दलों ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारी अपने स्टार प्रचारकों की फौज। पार्टी के बड़े नेता रैली और जनसभाएं कर जनता से मांग रहे हैं समर्थन। आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वोटरों को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी आज अपने घोषणा पत्र में कर सकती है कई बड़ी घोषणाएं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जुटे हुए हैं प्रचार में। केजरीवाल आज भी आप प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कई विधानसभा क्षेत्रों में आप प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगी वोट। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का डोर टू डोर अभियान जारी। संदीप दीक्षित आज आरके आश्रम मार्ग और जंतर मंतर के पास स्थित आवास में जनसंपर्क अभियान करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख आ रही है नजदीक और दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर होगा मतदान। वहीं 8 फरवरी को होगी मतों की गिनती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को करेंगे संबोधित। राजधानी के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली की इस साल की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स की भी भागीदारी होगी। इसी आयोजन के दौरान एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। एनसीसी रैली में प्रधानमंत्री के समक्ष पेश होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैडेट्स बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। 500 कैडेट 2 मिनट में पेश करेंगे 12 राज्यों के नृत्य। एनसीसी की वार्षिक रैली में 18 देशों के 144 युवा कैडेट भी शामिल होंगे। ये कैडेट्स परेड निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे सलामी। भारत आ गए विदेशी कैडेट है काफी उत्साहित। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक होगी। पिछली बैठक में विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामा किए जाने के कारण बैठक को 2 बार स्थगित करना पड़ा था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवैध कब्जों जैसी समस्याओं का समाधान करना है। आगामी बजट सत्र के दौरान पेश हो सकती है जेपीसी की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान के तहत एक जनसभा करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का ये पहला बड़ा कार्यक्रम है। महाकुंभ का आज 15वां दिन है। घाटों पर तड़के से ही चल रहा है स्नान। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 13.21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं।
रविवार को अवकाश होने के कारण काफी भीड़ उमड़ी। रविवार को शाम 8 बजे तक 1.74 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। संगम तट पर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे हैं कल्पवास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अमित शाह महाकुंभ में सुबह करीब 11:30 बजे त्रिवेणी में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना करेंगे। प्रयागराज में अमित शाह दोपहर में बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री इसके बाद पवित्र अक्षय वट के दर्शन करेंगे। अमित शाह जूना अखाड़े के संतों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही गुरु शरणानंद जी महाराज, गोविंद गिरी जी महाराज और 3 शंकराचार्यों से करेंगे भेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई है। मेला प्रशासन ने यातायात और भीड़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक उपाय किए हैं। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया गया। यह फैसला 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संभावित भारी भीड़ का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किया गया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर है अमृत स्नान। महाकुंभ में जुटेगी करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात किए गए। महाकुंभ में आज होगा धर्म संसद का आयोजन। धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में होगी। इस धर्म संसद में बड़ी संख्या में जुटेंगे साधु संत। धर्म संसद में मुख्य रूप से देश में सनातन बोर्ड के गठन पर होगी चर्चा। धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों के साथ ही अलग अलग संप्रदायों के दूसरे प्रमुख संत महात्माओं को भी बुलाया गया। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए हैं विश्व स्तरीय इंतजाम। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक हैं तैनात। प्रत्येक 12 साल में होने वाले सनातन धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छटा कुछ अलग ही दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने सनातन की महिमा का किया बखान। कहा, सनातन है तो भारत है और भारत है तो सनातन है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी रविवार को प्रयागराज पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम तट पर किया पवित्र स्नान। कहा, महाकुंभ है भगवान, संतों और भक्तों का अद्भुत संगम। महाकुंभ में बह रही है भक्ति और भजन की गंगा। साधु संतों के शिविरों में भक्ति और ज्ञान के साथ हवन, पूजन, आरती और आराधना भी लगातार जारी है। महाकुंभ में श्री गुरु कारशंड कुंभ मेला शिविर में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए विद्वान विश्व शांति के लिए कर रहे हैं अतिरुद्र महायज्ञ अनुष्ठान। श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही कर रहे हैं ध्यान, जप और तप। महाकुंभ में करोड़ों लोगों के आने के बावजूद साफ सफाई की है विश्व स्तरीय व्यवस्था। हजारों की संख्या में सेवा दूत, स्वच्छ जल और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ सुनिश्चित करने में जुटे हैं जी जान से। महाकुंभ क्षेत्र में फैले करीब 2000 सेवा दूतों के प्रयासों से ही श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान के लिए स्वच्छ जल मिल पा रहा है। सेवा कर्मी सुनिश्चित करते हैं कि श्रद्धालु हर समय अनुशासन बनाए रखें। किलोमीटरों में बसा महाकुंभ मेला क्षेत्र है एक इंजीनियरिंग मार्वल। बालू की रेत पर लोहे की चार्ज प्लेट्स बिछाकर महाकुंभ में 650 किलोमीटर की अस्थायी सड़क का भी निर्माण किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र में करीब 2.25 लाख चार्ज प्लेट्स बिछाई गई हैं। रात भर जाकर श्रमिक इन सड़कों की मरम्मत करते हैं। इन्हीं अस्थायी चार्ज प्लेट्स की सड़कों पर रोजाना दौड़ रही हैं हजारों गाड़ियां।
क्वालिटी बार जमीन घोटाले मामले में सपा नेता आजम खान की आज रामपुर की एक अदालत में होनी है पेशी। इस केस में आजम खान के परिवार पर धोखाधड़ी, साक्ष्य नष्ट करने और षड्यंत्र के हैं आरोप। आजम खान पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह 1200 रुपए किराए पर अपनी पत्नी के नाम कर दी थी। बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या में राम जन्मभूमि पहुंच रहे हैं। बेहताशा भीड़ के बावजूद रामलला के दर्शन सुगमता से हो रहे हैं। अच्छी व्यवस्था के लिए श्रद्धालुओं ने जताया पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का जताया है अनुमान। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ओमान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो ओमान के वाणिज्य, उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री के साथ 11वीं संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेंगे। उनकी यात्रा भारत की ओमान के साथ व्यापार एवं निवेश संबंधों को महत्व को रेखांकित करती है, जो खाड़ी सहयोग परिषद में भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है। अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल-दिसंबर की अवधि के दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $93 बिलियन से ज्यादा हो गया है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि जैसे जैसे दुनिया का ध्यान ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों की ओर जा रहा है, भारत की तेज आर्थिक प्रगति वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उनके लोकपाल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 में मिली शिकायतों में से 95.1% का निपटारा कर दिया है। बाजार के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आगामी बजट में भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ऐसे उपायों पर ध्यान दिया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बजट में कृषि, एमएसएमई, घरेलू खपत और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। घरेलू खर्च को बढ़ावा देने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधे से अधिक हिस्सा है। सरकार के जैम पोर्टल के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में बढ़ोतरी हुई है। पोर्टल के जरिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करीब 50% बढ़कर 4 लाख करोड़ से अधिक पहुंची। देश में आईफोन का उत्पादन बढ़ाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवानी कंपनी पेगाट्रॉन की भारतीय इकाई में 60% की नियंत्रक हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मिलकर इस तिमाही में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ये पहल भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक पर लगभग 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी कुल बिक्री में वित्त वर्ष 30 तक बढ़कर 30 से 35% हो सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक विकल्प के रूप में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संचालन को अधिसूचित कर दिया। इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे।
भारतीय स्टार्टअप्स के लिए पिछला हफ्ता काफी शानदार रहा। 30 स्टार्टअप्स ने $248.87 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। इसमें से 5 ग्रोथ स्टेज की डील थी तो वहीं 24 अर्ली स्टेज डील थी। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का मुनाफा वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 21.5% बढ़कर 130 करोड़ रुपए हो गया। भूमध्य सागर में जहाज दुर्घटना के बाद 17 प्रवासियों को बचा लिया गया, जबकि 2 बच्चों की मौत हो गई। ये बचाव कार्य रविवार को माल्दीव सर्च एवं रेस्क्यू क्षेत्र में किया गया। तूफान हार्मेनिया के कारण पश्चिमी फ्रांसीसी शहर रेनेस में बाढ़ के पानी में कारें और इमारतें डूबी। ब्रिटनी के तटीय क्षेत्रों में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की हवाएं और ऊंची लहरें आने का पूर्वानुमान। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश की यूनिस सरकार को बड़ा झटका देते हुए विदेशी सहायता रोक दी है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने बांग्लादेश में अपनी सभी सहायता और प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने का आदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इजराइल और मिस्र को छोड़कर यूक्रेन समेत सभी देशों को विदेशी सहायता पर रोक लगाई। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि नए अनुदानों की समीक्षा और अनुमोदन तक कोई नया धन जारी नहीं किया जाएगा। दक्षिण कोरियाई अभियुक्ताओं ने निलंबित राष्ट्रपति यून सुक येओल पर पिछले महीने मार्शल लॉ लागू करने के मामले में कसा शिकंजा। यून सुक येओल पर 3 दिसंबर को देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल पुथल मचाने का है आरोप। इजराइल ने कहा दक्षिणी लेबनान से रविवार की सैन्य वापसी की समय सीमा के बावजूद भी दक्षिणी लेबनान से सैनिकों को नहीं हटाएगा, क्योंकि संघर्ष विराम समझौते की शर्तों को लेबनान द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस द्वारा लॉन्च किए गए 72 ड्रोनों में से 50 को मार गिराने का दावा किया, तो वहीं रूस ने कहा पिछले कुछ दिनों में कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के 350 से अधिक सैनिक मारे गए। कांगो में M23 विद्रोहियों के साथ झड़प में संयुक्त राष्ट्र और दक्षिण अफ्रीका के 13 शांति सैनिकों की मौत हुई। कांगो की सेना और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ 25% शुल्क, वीजा प्रतिबंध और अन्य जवाबी कदम उठाने का आदेश दिया। यह फैसला तब सामने आया जब कोलंबिया की सरकार ने अमेरिका से भेजी गई प्रवासियों की 2 उड़ानों को अपने यहां उतारने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के फैसले ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, इसलिए कोलंबिया के खिलाफ शुल्क, वीजा प्रतिबंध जैसे सख्त कदम उठाने का फैसला किया। ट्रंप ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कोलंबिया को अपने कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके जवाब में कोलंबिया ने अमेरिका की वस्तुओं के खिलाफ 50% शुल्क लगाने की घोषणा की। जॉर्डन और मिस्र ने डोनाल्ड ट्रंप के गाजा से फिलिस्तीनी लोगों को अपने यहां बसाने के विचार को खारिज कर दिया। इस सुझाव की फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कड़ी निंदा की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को चेतावनी दी है कि यदि इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में अपने मुख्यालय को बंद करने का निर्णय लिया तो इसका असर हजारों फिलिस्तीनियों पर पड़ेगा। जॉर्डन और मिस्र में रहते हैं लाखों फिलिस्तीनी नागरिक। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने ट्रंप के आह्वान का स्वागत करते हुए इसे एक उत्कृष्ट विचार बताया है। रवांडा समर्थित लड़ाकों ने पूर्वी कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा पर कब्जा किया। स्थानीय हवाई अड्डे से उड़ानें रोकनी पड़ी। सरकारी बल विद्रोहियों को शहर पर कब्जा करने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बेलारूस के चुनाव में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जीत लगभग निश्चित हो गई है। इस तरह से लगातार 7वीं बार लुकाशेंको राष्ट्रपति बनने की राह पर। ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मुकाबले में ओडिशा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से मात दी। हॉकी इंडिया लीग में पुरुष वर्ग में आज बंगाल टाइगर्स और दिल्ली एसटी पाइपर्स आमने सामने होंगे। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में ही खेले जाने वाले एक अन्य मैच में सूरमा हॉकी क्लब की भिड़ंत वेदांता कलिंगा लांसर्स से होगी।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स में रविवार को आइस हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहले सेमीफाइनल में आर्मी की टीम ने लद्दाख की टीम को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आईटीबीपी की टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को 3-1 से मात दी। अब सोमवार को होने वाले फाइनल में आईटीबीपी का सामना आर्मी की टीम से होगा। भारतीय महिला एथलीट ज्योति याराजी ने फ्रांस के नैंटेस में आयोजित एलीट इंडोर मीटिंग में 60 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। याराजी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए इस दौड़ को 8.4 सेकंड में पूरा किया। ज्योति याराजी ने पहले हीट में 8.07 सेकंड का समय लेते हुए अपने 8.12 सेकंड के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 मैच में हिस्सा लेने के लिए राजकोट पहुंच गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच मंगलवार को खेला जाएगा। भारतीय मुक्केबाज निशान देव ने लास वेगास में सुपर वेल्टरवेट वर्ग में अमेरिका के आल्टन विगिंस को हराकर पेशेवर करियर की शानदार शुरुआत की। यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को मात दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और ट्रैक खिलाड़ी कटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का फाइनल जीत लिया। प्रीमियर लीग में ब्रेंटफोर्ड ने क्रिस्टल पैलेस को 2-1 से हरा दिया। रोमांचक मैच में ब्रेंटफोर्ड की ओर से 66वें और 80वें मिनट में हुए, जबकि क्रिस्टल पैलेस की ओर से एकमात्र गोल 85वें मिनट में हुआ। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मैच में लिसेस्टर सिटी ने टॉटनहैम हॉटस्पर्स को 2-1 से हराने में सफलता पाई। वेस्ट हैम यूनाइटेड और एस्टन विला के बीच खेला गया मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। एस्टन विला की ओर से 8वें मिनट में गोल हुआ, तो वहीं वेस्ट हैम ने 70वें मिनट में गोल दागकर स्कोर बराबर कर दिया। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फुलहैम को 1-0 के अंतर से हरा दिया। मुकाबले में एकमात्र गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से लिजांड्रो मार्टिनेज ने 78वें मिनट में दागा। थलपति विजय की फिल्म जननायकन तमिल, तेलुगु और हिंदी में 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की बहुप्रतीक्षित फिल्म L2 आम्पुलान का टीजर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज होगी। शाहिद कपूर की फिल्म देवा 31 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में शहीद पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगे। यामी गौतम और प्रतीक गांधी की फिल्म धूमधाम 14 फरवरी को OTT पर होगी स्ट्रीम। फैंस को है फिल्म का बेसब्री से इंतजार। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा की फिल्म MRS OTT पर 7 फरवरी को होगी स्ट्रीम। अभिनेता रणदीप हुड्डा निर्देशक सैम हार्ग्रेव की हॉलीवुड फिल्म मैच बॉक्स में आएंगे नजर। फिल्म में जॉन सीना भी निभाएंगे अहम भूमिका। चियान विक्रम की फिल्म वीरा धीरा सूरन 27 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में किया जाएगा रिलीज। संजय दत्त की फिल्म वास्तव के मेकर्स ने की फिल्म के सीक्वल की घोषणा। साल के आखिर तक शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग। विकी कौशल, अक्षय खन्ना और रश्मिका मंदाना स्टार छावा 14 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने को है तैयार। फिल्म द दिल्ली फाइल्स में दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में आएंगे नजर। फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।